हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 कंटिन्यू कर रहे थे, किसी कारण से डिसकंटिन्यूड हो गया था। तो हम लोग सॉल्व क्या कर रहे थे, BHU PET केमिस्ट्री 2015, ठीक है, उसका हम लोग 114 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें हम लोगों से ट्रू पूछा हुआ है, ट्रू, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला ऑप्शन है द वेरिएंस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएंस इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस यानी कि CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन x बार, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी, इसको हम लोग S होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, CV होता है हम लोग के पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस, ओके सॉरी, ये होता है आपके पास रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। CV हम लोग के पास होता है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। एंड वेरिएंस जो होता है दैट इज वेरिएंस इज इक्वल्स टू, ठीक है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू S स्क्वायर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। यदि हम लोग वेरिएंस सिग्मा लेते हैं तो सिग्मा इज इक्वल्स टू S स्क्वायर, ओके। सो ये स्क्वायर रूट नहीं, ये स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हम लोग प्रिसाइज वैल्यूज आर ऑलवेज एक्यूरेट, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। प्रिसाइज वैल्यूज में नॉट बी एक्यूरेट, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। प्रिसाइज वैल्यूज जस्ट ये डिनोट करते हैं कि वो वैल्यूज बहुत ही आपस में क्लोज है, ठीक है। मे बी वो जो ट्रू वैल्यू से बहुत दूर हो सकते हैं, ठीक है, तो वो एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं, बट वो प्रिसाइज हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, द नंबर्स 0.02040 कंटेन्स ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस नंबर में क्या 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है? देखते हैं। देखिए, इनिशियल जीरोस को हम लोग को काउंट नहीं करना है, ठीक है। ये तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तो एक सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो दो हम लोग का तो कंफर्म है। अब दो नंबर्स के बीच वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो 3 हम लोग के पास कंफर्म्ड है। अब जो ये लास्ट वाला जो जीरो, ठीक है ना, फाइनल जीरोज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 2 ऑफ द अबव आर ट्रू। तो दो तो ट्रू नहीं है, एक ही ट्रू है, ठीक है। तो हम लोग का जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 115 का क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइट्रेटर ए obtains a mean value of 12.96 and a standard deviation of 0.05, यानी कि ए के पास क्या क्या है? मीन वैल्यू यानी एक्स बार इसका है 12.96% और स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका 0.05 फॉर द प्योरिटी ऑफ ए सैंपल। टाइट्रेटर बी obtains the corresponding values of, ठीक है, बी के लिए हम लोग के पास क्या वैल्यूज है? एंड फॉर बी द वैल्यू ऑफ एक्स बार इज, दिस इज इक्वल्स टू 13.12% और एस का वैल्यू यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू हो जाएगा 0.08 और ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू परसेंट प्योरिटी, ठीक है। ट्रू वैल्यू हम लोग को क्या दिया हुआ है? ट्रू वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू 13.08%, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग ऑप्शन में पूछा है कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन ज़्यादा प्रिसाइज है। क्या ए ज़्यादा एक्यूरेट है या बी ज़्यादा एक्यूरेट है? ए ज़्यादा प्रिसाइज है या बी ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि बी के रिस्पेक्ट में ए क्या है? लेस एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट, लेस प्रिसाइज, क्या है बी के रेस्पेक्ट में? ए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका प्रिसिशन कंपेयर कर लेते हैं बिकॉज दैट इज मोर इजियर, ठीक है, मोर इजी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना चाहिए, यदि s का वैल्यू कम होता है यानी कि दैट इज मोर प्रिसाइज, ठीक है। मोर प्रिसाइज क्यों? यानी कि हम लोग का जो डेविएशन है दैट इज लेस, यानी कि जो सारे वैल्यूज है वो पास 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 होंगे, वो आपस से ज्यादा डेविएशन नहीं दिखाएंगे। सो हम लोग को यहाँ पर क्या दिख रहा है? ए का वैल्यू कम है बी से, यानी कि ए इज मोर
प्रिसाइज, ए क्या है, मोर प्रिसाइज है। सो ऑप्शंस देखिए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, अब हम लोग को एक्यूरेसी ढूंढना है। एक्यूरेसी हम लोग किस में ढूंढेंगे, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर ढूंढ सकते हैं और रिलेटिव एरर भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट एरर कंपेयर करते हैं। एरर क्या हो जाएगा हम लोग का, मेजर्ड वैल्यू यानी एक्स बार माइनस हम लोग का ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू हो जाएगा, जो कि होगा हम लोग का यहाँ पर देखिए ए के केस में क्या होगा, दिस इज 12.96, ठीक है, ए के केस में क्या होगा 12.96 माइनस 13.12, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0.06, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 0.16, ओके, 0.16 माइनस 0.16 फॉर ए। अच्छा, अब ई फॉर बी निकाल लेंगे हम लोग, ये कितना आ जाएगा 13 ओके सॉरी, ये क्या था, दैट वाज 13.08, ठीक है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, एरर 0.08, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या जाएगा 0. कितना आ जाएगा 12, ओके, 0.12, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बी के लिए हम लोग क्या देखेंगे, 13.12 माइनस 13.08, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 0.04, ठीक है, तो हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है ना, यानी कि हम लोग को इसमें एरर देखना है कितना है। इसमें आपको 0.12 का एरर दिख रहा है, इसमें आपको 0.04 का एरर दिख रहा है, तो इसका एरर कम है, यानी कि यदि एरर कम होता है तो दैट इज मोर एक्यूरेट, दैट इज मोर एक्यूरेट, ठीक है, एरर कम यानी कि मोर एक्यूरेट होगा। ओके, सो बी इज मोर एक्यूरेट यानी ए इज लेस एक्यूरेट, ए इज लेस एक्यूरेट। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज, ठीक है, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज, ठीक है। ये क्वेश्चन एनालिटिकल केमिस्ट्री का है फ्रॉम स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेशंस 0.1 मोलर सोल्यूशन विल गिव द लार्जेस्ट चेंज इन pH एट एंड पॉइंट, ठीक है, यदि हम लोग को एंड पॉइंट में चेंज देखना है तो उसमें किसमें हम लोग को लार्जेस्ट चेंज दिखेगा, ठीक है, ये हम लोग कैसे बता सकते हैं, देखिए, यानी कि हम लोग का जो फ्लास्क होता है, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, एसिड, ऊपर में जो ही हम लोग के पास ब्यूरेट होता है, इसमें हम लोग क्या डालते हैं, बेस डालते हैं, ठीक है, डायग्राम, ठीक है, ऊपर में हम लोग के पास क्या होता है, एक ब्यूरेट होता है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या डालते हैं, बेस डालते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, सपोज हम लोग को रिएक्शन करवाना है किसके साथ, यदि हम लोग इसमें रिएक्शन करवाएंगे मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड और NaOH का, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड है इसका Ka वैल्यू कितना आता है 1.3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इसका जब हम लोग टाइट्रेशन करवाएंगे NaOH के साथ तो इसमें हम लोग को लार्जेस्ट चेंज दिखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, ये कैसा देखना है, जो जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, वो वीक बेस होगा। ओके, और यहाँ पर हम लोग को पूछा है क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है,
मोस्ट अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज। ठीक है, इनमें से कौन अनस्टेबल है? ठीक है, ये यदि आप देखें यहाँ पर तो इसमें यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो OAC माइनस, ठीक है, OAC माइनस यानी कि ये क्या है आपके पास, इसमें आपके पास हो जाएगा रेजोनेंस। ठीक है, ACOH। ठीक है, ACOH का आपको स्ट्रक्चर पता है, वहीं से हम लोग OAC माइनस का स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसा होगा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक O माइनस। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो O माइनस है, ठीक है, ये जो माइनस चार्ज है इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल है। मगर ये जो F माइनस, ठीक है ना, F माइनस है, देखिए ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, बट इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इसलिए ये OAC माइनस से तो कम स्टेबल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं NO2 माइनस। ओके, NO2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर देखिए, ये हो जाएगा एक नाइट्रोजन, इसके साथ यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। यहाँ पर ऊपर भी आपको क्या मिल रहा था, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, तो ये सब ये भी स्टेबल होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, रादर देन फ्लोरीन जहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, अब यदि हम लोग स्ट्रक्चर देखें किसका, OCl माइनस का, OCl माइनस में देखिए कैसा होगा, इसमें होगा एक क्लोरीन होगा आपके पास। ठीक है, एक होगा आपके पास ये वाला क्लोरीन, उसके साथ एक अटैच्ड ऑक्सीजन जिसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें क्या होगा, दिस ऑक्सीजन स्लोन पेयर ये यहाँ से बैक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कैसा, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग होगा बिकॉज क्लोरीन हैज वैकेंट d ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग होगा, इसके कारण से भी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो फिर जो सबसे कम स्टेबल होगा वो कौन होगा, फ्लोरीन, ये सबसे कम स्टेबल होगा। और हम लोगों ने एक स्टेटमेंट जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, यदि जो कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या था, अनस्टेबल द conjugate base, अनस्टेबल द conjugate base। ठीक है, स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। ठीक है, यानी कि ये वाला जो F माइनस है दैट वुड बी स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इन सब के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इसमें क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 119 क्या है, देखिए, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इसमें हम लोग को क्या बताना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है कि आपको क्या पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, क्या पूछा है आपको। ठीक है, ये आपको देखना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज एन एप्रोटिक सॉल्वेंट हैज एसिडिक प्रॉपर्टीज। एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या एसिडिक प्रॉपर्टीज होता है, नहीं, ये प्रोटिक सॉल्वेंट में एसिडिक प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट में नहीं, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट में वहां पर प्रोटॉन रिलीज कर सकता है। नेक्स्ट, द टाइट्रेशन रिएक्शन इज मोर कंप्लीट व्हेन द स्मॉलर more complete। ठीक है, द टाइट्रेशन रिएक्शन इज मोर कंप्लीट द स्मॉलर द ऑटोप्रोटोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि ये बता रहा है, सपोज एक हम लोग का रिएक्शन है HCl प्लस NaOH। ठीक है, और ये हम लोग का रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O, मतलब ये एक न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, हम लोग इसका टाइट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सॉल्वेंट का यूज करते हैं, वी यूज वाटर एज अ सॉल्वेंट। ठीक है ना, H2O सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब ये हम लोगों को पता है कि ये जो H2O है इसका ऑटोप्रोटोलिसिस होता है, यानी कि ये टूटता है किसमें, H प्लस एंड OH माइनस में टूटता है। ठीक है, ये इसमें टूटता है। तो यदि सपोज ये ऑटोप्रोटोलिसिस बहुत ज़्यादा होने लगा तब क्या होगा, ये H प्लस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यानी कि ये जो हम लोग का कॉनिकल फ्लास्क रहता है जिसमें HCl प्रेजेंट है, अब क्या होगा, उसमें H प्लस भी प्रेजेंट होगा।
वाटर वाला, ठीक है ना। H प्लस का तो HCl का तो H प्लस प्रेजेंट होगा और ये वाटर वाला भी H प्लस प्रेजेंट होगा। तो यदि हम लोग यहाँ से क्या डालते हैं, NaOH डालेंगे, तो ये NaOH क्या करेगा, HCl वाला H प्लस को भी न्यूट्रलाइज करेगा, साथ ही में H2O वाला H प्लस को भी न्यूट्रलाइज करेगा। यानी कि जो हम लोग को फाइनल जो रीडिंग मिलेगा वो क्या होगा, HCl का भी होगा और H2O का भी होगा। यानी कि ये हम लोग को ज्यादा वॉल्यूम पर मिलेगा NaOH का, ठीक है। जो न्यूट्रलाइजेशन होगा दैट वुड बी, विल गेट इट मोर वॉल्यूम। मगर यदि सपोज कीजिए ये ऑटोप्रोटोलिसिस बहुत कम हो जाता है, यानी H2O का कंसेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, H प्लस OH माइनस का कंसेंट्रेशन कम रहता है, देन ये वाला जो स्पीसीज होगा ये नेग्लिजिबल होगा। तब हम लोग को ओनली HCl का कंसेंट्रेशन ही मिलेगा और ये NaOH कम्प्लीटली HCl को ही न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। सो इसमें हम लोग को एंड पॉइंट बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ NaOH एक्यूरेटली मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए यदि ये स्मॉलर हुआ ऑटोप्रोटोलिसिस कांस्टेंट, तब ये रिएक्शन मोर, तब ये हम लोग का टाइट्रेशन रिएक्शन मोर कंप्लीट होगा, ठीक है ना। वो हम लोग और अच्छा वैल्यू मिलेगा। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डिसोसिएशन इनटू आयंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। यदि हम लोग को एसिड बेस रिएक्शन करवाना है तो उसके लिए हम लोग को डिसोसिएशन चाहिए, है ना। यानी कि हम लोग को यदि HCl और NaOH का रिएक्शन करवाना है तो उसके लिए हम लोग को HCl को किस में टूटना पड़ेगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटना पड़ेगा, और NaOH को किस में टूटना पड़ेगा, इसको टूटना पड़ेगा Na प्लस और OH माइनस में टूटना पड़ेगा। इसमें से क्या होता है, ये H प्लस और OH माइनस मिला करके H2O बना लेंगे, और ये जो है Cl माइनस और Na प्लस ये मिला करके NaCl बना लेंगे, है ना। तो यदि ये डिसोसिएशन नहीं होता तब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर ये इनका डिसोसिएशन होना मैंडेटरी है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिजायरेबल फॉर एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट था, ठीक है, ये ट्रू है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। मगर यदि सपोज हम लोग के पास कोई एक बहुत ही वीक बेस आ गया, ठीक है, या फिर वीक एसिड है, मतलब जो हार्डली डिसोसिएट करता है, ठीक है, तो उस केस में यदि डिसोसिएशन नहीं भी होता है अच्छे से या कुछ, तब भी हम लोग को इसका प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाता है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a precipitate of FeOH whole 3 is contaminated with MgOH whole 2. The best way to get rid of this impurity, ठीक है। ये क्वेश्चन है फ्रॉम प्रेसिपिटेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग इसे पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन है प्रेसिपिटेशन का, ठीक है। तो उसमें हम लोग को कॉन्टामिनेशन को रिमूव करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, देखिए, इसमें वॉशिंग एक तरीका हो सकता है, मगर इग्निशन या रिप्रेसिपिटेशन उतना मतलब कोई खास तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यदि हम लोग इसका डाइजेशन करें, ठीक है, डाइजेशन में क्या होता है कि यदि प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है, तो फिर उसमें से जो उसका कॉन्टामिनेट्स होता है तो उसको हम लोग डाइजेशन करते हैं, मतलब थोड़ा सा उसको हम लोग हीट करते हैं। हीट करने के बाद वो प्रेसिपिटेट वापस चला जाता है मदर लिकर में, ठीक है। मगर ये जो केस है FeOH होल 3 और MgOH होल 3, ठीक है, इनमें आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इनका जो KsP वैल्यू है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि इसे यदि हम लोग रिप्रेसिपिटेट करेंगे, ठीक है, यदि इसे हम लोग रिप्रेसिपिटेट करते हैं तब इसका हम लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व, ओके। मगर ये आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको प्रेसिपिटेट से कॉन्टामिनेंट्स को हटाना है, ठीक है, उसमें से बेस्ट मेथड होता है आपके पास डाइजेशन का, ठीक है। बेस्ट मेथड क्या होता है, डाइजेशन, ओके। और हम लोग वॉशिंग से भी थोड़ा बहुत इसमें से प्रेसिपिटेट वगैरह हटा सकते हैं, मगर बेस्ट मेथड इज डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन होता है बेस्ट मेथड, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121।
उसमें क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा आर एमिटेड बाय, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा आर एमिटेड बाय हॉट सॉलिड, excited polyatomic molecules in the ground electronic state, या excited atoms and monoatomic ions, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दैट इज excited atoms and मोनोएटोमिक आयंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एमिशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। एमिशन कौन देगा, एक्साइटेड एटम्स देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन। The hydrogen or deuterium discharge tube can be used as a source of continuous ultraviolet radiation for spectrophotometers because of, ठीक है, जो हाइड्रोजन और deuterium discharge tube है, this can be used as a source of continuous ultraviolet radiation for spectrophotometers because of the characteristics of chopper modulated radiation, pressure broadening of hydrogen or deuterium erosion lines, the great sensitivity of photomultiplier tube, the narrow band pass of modern grating monochromatomes। इनमें से कौन सा रीजन सही है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ग्रेट सेंसिटिविटी ऑफ फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब। जो फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब होता है, ठीक है, इसके लिए आप इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेना, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के बुक में बाय स्कूक, ठीक है। तो उसमें यदि आप देखेंगे तो उसमें फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है, तो उसका सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। और सेंसिटिविटी क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था पहले। इन क्रोमेटोग्राफी अ सब्सटेंस फॉर विच द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के इज 0 मे बी यूज्ड टू एलिमिनेट, ठीक है, दिस मे बी यूज्ड टू एलिमिनेट, है ना। ये देखिए हम लोग कैसे करते हैं। इसको करने से पहले आपको 2-3 कंसेप्ट्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। वो कंसेप्ट क्या है, देखिए जब भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी कॉलम वगैरह देखते हैं, ठीक है ना, तो वो जो कॉलम होता है ना, उसमें हम लोगों को कुछ वॉल्यूम्स देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपके पास जो क्रोमेटोग्राफिक कॉलम होता है ना, क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में ये सपोज हम लोग के पास कॉलम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको 3 बातें बताऊंगा, ठीक है। उसमें ऐसे वैसे कुछ ये जो हम लोग का स्टेशनरी फेज होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके गोले गोले होते हैं, ठीक है, सपोज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तीनों केस में ही हम लोग ऐसे सेम सही करेंगे, ऑलराइट। तो जो फर्स्ट केस होगा उसमें ये गोला गोला को छोड़कर बाकी सारे स्पेसेस इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो भी सब वॉइड्स हैं, ऑल दिस will be covered, all this would be covered, and this volume is known as VO, यानी कि void volume, ठीक है। इसे हम लोग नाम देंगे VO यानी void volume। सेकेंड केस में हम लोग क्या बताएंगे कि ये जो टोटल है, ठीक है, ये टोटल हम लोग का कवर्ड हो जाएगा, है ना। ये वाला जो टोटल है, ठीक है, ये टोटल हम लोग का कवर्ड हो जाएगा। ओके, लेट्स यहाँ पर ये टोटल वॉल्यूम हम लोग का कवर हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज टोटल वॉल्यूम that is equals to VT। and the third case इसमें क्या होगा, ये जो बस हम लोग का ये जो है ये स्टेशनरी फेज, बस इसी का यदि हम लोग को वॉल्यूम लेना है, ओके, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू टोटल, this would be equals to internal pore volume, this would be equals to internal pore volume, that is VI। so total volume VT is equals to VI plus V naught। okay, next concept is KD। KD is it represents the fraction of stationary phase that is available for diffusion of a
given molecule. So Kd is equals to Ve minus V naught divided by Vi. यहाँ पर Ve क्या है? Ve corresponds to इल्यूशन वॉल्यूम, यानी कि सपोज ये हम लोग के पास एक क्रोमेटोग्राफिक ये यदि हम लोग के पास एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम है, तो यहाँ से जब हम लोग अपना एनालाइट को इल्यूट करेंगे यानी कि उसको बाहर निकालेंगे, तो वो जो जितना वॉल्यूम लगेगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेज जितना लगेगा, दैट इज नोन एज इल्यूशन वॉल्यूम, तो दैट इज वी ई। तो ये हो जाएगा वी ई माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई। तो क्वेश्चन में हम लोगों में क्या दिया है, इफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के इज जीरो, इसको यदि हम लोग जीरो लिख देते हैं, देन इसका आउटकम क्या होता है, यानी वी ई माइनस वी नॉट, और इस वी आई को यहाँ से हम लोग क्या कंप्यूट कर सकते हैं, वी आई इज इक्वल्स टू वी टी माइनस वी नॉट, यानी कि ये हो जाएगा वी टी माइनस वी नॉट, इट इज इक्वल्स टू जीरो। अब यदि ये जीरो है, ठीक है, यदि ये जीरो है तो या तो हम लोग के पास देखिए एक ही ऑप्शन रहता है, दैट इज दिस पोर्शन शुड बी जीरो। ओके, हम लोगों के पास क्या ऑप्शन है, दिस पोर्शन शुड बी जीरो। ओके, बिकॉज नीचे वाला तो जीरो नहीं होगा, दिस पोर्शन वुड बी जीरो, है ना। फिर यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखेंगे, ठीक है, तो यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो नीचे वाला टर्म है, ओके, ये नीचे वाला टर्म तो कभी भी, ये वाला टर्म कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी ये ऊपर वाला टर्म जीरो के बराबर है, यानी वी ई माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि वी ई इज इक्वल्स टू वी नॉट, यानी जो हम लोग का इल्यूशन वॉल्यूम है दैट इज इक्वल्स टू आवर वॉइड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉइड वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है द वॉल्यूम ऑफ कॉलम, वॉल्यूम विद इन द कॉलम ऑक्युपाइड बाय पैकिंग मटेरियल, नहीं, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉलम, नहीं, the volume within the pores of the packing material, the volume within the pores of the packing material, या फिर the volume within the column available in the mobile phase। ठीक है, यहाँ पर ये आपको बता रहा है void volume। ठीक है, ध्यान से आप इसे देखिए, वॉल्यूम विद इन द कॉलम, इस कॉलम के अंदर का वो वॉल्यूम दैट इज अवेलेबल फॉर मोबाइल फेज। मोबाइल फेज के लिए कौन सा वॉल्यूम अवेलेबल है, यही सब वॉल्यूम अवेलेबल है, क्योंकि ये सब वॉइड है, खाली स्पेस है। ठीक है, तो यही सब वॉल्यूम अवेलेबल है, दैट्स वाई वॉल्यूम विद इन द कॉलम अवेलेबल इन द मोबाइल फेज, दिस विल बी द आंसर इफ k is equals to 0. Okay, next question, the separation factor S in chromatography, it depends on, the separation factor S, it depends on what, तो ये हो जाएगा, देखिए S किस पर डिपेंड करता है, सेपरेशन फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स इन द कॉलम, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स इन द कॉलम। ओके, ये आपको मतलब कि एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पता होना ही होना है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे अटेम्प्ट। नेक्स्ट, अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज इथेनॉल और वाटर which has found its way into the pores of a typical anion exchange resin can be eliminated by, ठीक है, यदि जो हम लोग का कॉलम है, यदि उसमें इथेनॉल और शुगर आ जाता है, तो उसको हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा कि इथेनॉल और शुगर ये वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो यदि हम लोग उसको वाटर से ट्रीट कर दें, यानी बाई फ्लशिंग विथ वाटर, ठीक है ना, तब वो क्या कर जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि वाई नॉट रिप्लेसमेंट बाय कैटायन और रिप्लेसमेंट बाय एनायन। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज नहीं है, यदि ये चार्ज्ड होते तब ये कैटायन में या फिर एनायन में ये मतलब ये उससे रिप्लेस हो सकते थे। ठीक है, कि कैटायन एक्सचेंज रेजिन एनायन एक्सचेंज रेजिन के साथ ये कंबाइन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इनमें चार्ज नहीं है, दैट्स वाई
इनको हम लोग वाटर के साथ ही निकाल सकते हैं, और ऊपर से ये सब वाटर सोल्यूबल भी होता है, शुगर वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन नॉर्मल फेज एब्जॉर्प्शन, ठीक है, नॉर्मल फेज एब्जॉर्प्शन। द मोर पोलर अ कंपाउंड द मोर स्ट्रांगली इट विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम ए सोल्यूशन, या फिर अ हाई मोलिकुलर वेट फेवर्स एब्जॉर्प्शन अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, या फिर अ मोर पोलर द सॉल्वेंट द स्ट्रॉन्गर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोल्यूट, द एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज यूजुअली नॉन लीनियर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा द मोर पोलर द सॉल्वेंट द स्ट्रॉन्गर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये भी आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, या तो आपको आएगा या तो आपको नहीं आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द बेस्ट मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसमें यदि हम लोग को सोल्यूट का क्वांटिटी मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा तरीका हम लोग अपनाएंगे, है ना? हाइट ऑफ द इल्यूशन बैंड, एरिया ऑफ द इल्यूशन बैंड, या फिर बेस लाइन ऑफ द इल्यूशन बैंड, या फिर रिटेंशन वॉल्यूम, ठीक है। जो हम लोग का क्रोमेटोग्राफी होता है उसका एक हम लोग का जो ग्राफ बनता है उसमें कुछ हम लोग को ऐसा टाइप का कुछ मिलता है, ठीक है। दिस इज मतलब ये बताता है इसका जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया अंडर दिस कर्व, ये बताता है कि सोल्यूट का अमाउंट कितना है या फिर उसका क्वांटिटी कितना है, ठीक है, ये उसको दर्शाता है, ठीक है। तो यदि हम लोग को सोल्यूट का क्वांटिटी जानना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज, मतलब उसके लिए कौन सा बेस्ट मेजर होगा, दैट इज द मेजर ऑफ एरिया ऑफ इल्यूशन बैंड। ओके, ये हम लोग का बेस्ट मेजर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फास्टेस्ट वे टू डिसाइड विच एडजॉर्बेंट एंड what system should what solvent system to use for a large scale chromatographic separation of an organic reaction product from minerals found in side reaction, ठीक है। इसे अच्छे से देखिए, which of the following will be the fastest way to decide which adsorbent, ठीक है, adsorbent and what solvent system to use for large scale chromatographic separation of an organic reaction, ठीक है, large scale chromatographic separation of an organic reaction product from materials found inside the reaction, ठीक है। ओके, सो दिस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टीएलसी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, टीएलसी, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर होगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट देखिए, टू डीआयोनाइज टैप वाटर, तो यदि हम लोग को टैप वाटर को डीआयोनाइज करना है, ठीक है, मतलब उसमें से हम लोग को आयंस को हटाना है, यानी H+ और OH- को हम लोग को हटाना है, तो उसमें हम लोग कौन सा मेथड उसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। क्या उसमें कॉलम कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सचेंजर इन हाइड्रोजन फॉर्म, या स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंजर इन हाइड्रोक्सिल फॉर्म, या फिर मिक्स्ड बेड column containing strong acid exchanger in the solution form and the strong base exchanger in the chloride form, या फिर a mixed bed column containing a strong acid cation exchanger in the hydrogen form and a strong base anion exchanger in the hydroxyl form, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मेथड यूज करना है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 4, इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। ये मिक्स्ड बेड कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड cation exchanger in the form of in the hydrogen form and a strong base anion exchanger in the hydroxyl form, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ओके, strong acid cation exchanger in the hydrogen form and strong base anion exchanger in the hydroxyl form। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which of the following is used in archaeological studies। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, दैट इज कार्बन, है ना। कार्बन इज यूज्ड इन आर्कियोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो कार्बन 14 है उसका हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग को ये पता चलता है कि उसका एज कितना है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव आयोडीन इज बीइंग यूज्ड टू डायग्नोज द डिजीज ऑफ। ठीक है, आयोडीन से हम लोग किसका डिजीज निकाल सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। क्या होता है इसमें हम लोग थायराइड, ओके, इसमें हम लोग थायराइड का जो डिजीज होता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायराइड। ओके, क्योंकि थायराइड में यहाँ पर आयोडीन का डिफिशियंसी वगैरह के कारण यहाँ पर डिजीज होता है। सो रेडियोएक्टिव आयोडीन इज यूज्ड टू डायग्नोज द डिजीज ऑफ थायराइड। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ। ये है विल्सन क्लाउड चेम्बर, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, गेगर मुलर काउंटर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये है, देखिए, अच्छा, ये गेगर मुलर काउंटर जो है इसको हम लोग जीएम काउंटर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग इस विल्सन क्लाउड चेम्बर्स भी डिटरमिन कर सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर्स भी डिटरमिन कर सकते हैं, और गेगर मुलर काउंटर, ठीक है, इसका तो बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये तीनों ही तरीके से हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या है, देखिए, ग्राफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ग्राफाइट को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तौर पर यूज करते हैं, एज ए लुब्रिकेंट या एज ए फ्यूल या फिर फॉर लिमिटिंग द इनसाइड ऑफ द रिएक्टर। ठीक है, एज एन इंसुलेटर या फिर फॉर रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन्स। सो विदिन अ न्यूक्लियर रिएक्टर ग्राफाइट helps in decreasing the velocity of neutrons, यानी कि it is used for reducing the velocity of neutrons। ठीक है, तो ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग ग्राफाइट को यूज करते हैं ताकि जो वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स हो वो कम किया जा सके। नेक्स्ट, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ। प्योर वाटर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, उसका रीजन है बिकॉज प्योर वाटर इज ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड। ठीक है, प्योर वाटर लगभग अनआयोनाइज्ड रहता है, उसका आयोनाइजेशन उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, आयोनाइजेशन मतलब यानी कि H2O gives H++ OH-, तो दिस इज वेरी लेस इन प्योर वाटर। प्योर वाटर में क्या होता है, इट इज ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड। ओके, इट इज ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 135। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट increases on dilution, does not change considerably on dilution, decreases on dilution, या depends on density। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट कंसिडरेबली चेंज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का इसका करेक्ट आंसर, इट डज नॉट कंसिडरेबली चेंज ऑन डाइल्यूशन। जबकि यदि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तब ये चेंज होता ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इट चेंजेस ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, मतलब यदि वो डाइल्यूट कर देंगे तो उसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है, तो उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, मगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, इसीलिए इस केस में ये चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज्ड एज पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस
फॉर द सेपरेशन ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज्ड एज पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस फॉर द सेपरेशन ऑफ, किसके सेपरेशन के लिए यूज होता है, फॉर द सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, ठीक है, फॉर द सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि इसे हम लोग इन शॉर्ट में बोलते हैं एसपीएम। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है इट इज यूज्ड टू कंट्रोल एसपीएम, ठीक है। ये क्वेश्चन है फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये क्वेश्चन कहाँ से है, फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, तो उसी के साथ साथ आप ये SO2, NOx, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह का भी देख लेना, इससे कैसे कैसे पोल्यूशन क्रिएट होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर जो है हम लोग का वो डिप्लीट होता है, तो ये किसके कारण, ये भी देखिए हम लोग 11th-12th में पढ़े हैं, और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ओजोन, तो ओजोन क्या कभी खुद के लिए मतलब कारण बनेगा, खुद ही खुद को डिस्ट्रॉय करता है, नहीं करता है। ओजोन लेयर को कौन बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है, मतलब कि कौन ज्यादा हार्मफुल है, दैट इज CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, और ये CFC आपके घर में फ्रिज, AC वगैरह इन सब से निकलता है, तो ट्राई टू अवॉइड दिस सो दैट वी कैन सेव आवर ओजोन लेयर, है ना। यानी कि जब ये पैंडमिक वगैरह आया था उस टाइम हम लोग का ओजोन लेयर बहुत ही ज्यादा स्पीड से रिकवर कर रहा था, क्योंकि जैसे ही हम लोग पोल्यूशन वगैरह बढ़ा देंगे और भी जैसे ये फ्रिज, AC वगैरह जितना बढ़ते रहेगा, CFC वगैरह जितना प्रोड्यूस होते रहेगा उतना ही ओजोन लेयर डिप्लीट करते रहेगा, क्योंकि ये ना एक चेन रिएक्शन कैरी ऑन करते हैं, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन विच इज वेरी हार्मफुल। एक CFC का मॉलिक्यूल, ठीक है, एक क्लोरीन पूरा मतलब बहुत सारे ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिप्लीट कर देता है, ठीक है। Which of the following is a non-biodegradable organic water pollutant, ठीक है, इनमें से कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट है, देखिए प्रोटीन्स आर बायोडिग्रेडेबल, फैट्स आर बायोडिग्रेडेबल, कार्बोहाइड्रेट्स आर बायोडिग्रेडेबल, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन होते हैं, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक तो है मगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और क्योंकि ये डिग्रेड नहीं करता है दैट्स वाई दे एक्ट एज पोल्यूटेंट, ठीक है। इसीलिए पेस्टिसाइड्स वगैरह हम लोग को यूज कम करना चाहिए, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ओके, फॉर बेटर सॉइल एंड बेटर वाटर। ओके, which of the following is very effective for isolating, separating and identifying small quantities of substances, ठीक है, जो small quantities of substances के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, उसका आइसोलेशन, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, विदाउट एनी डाउट दैट इज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी जब आप पढ़ेंगे तब उसको आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्यों क्रोमेटोग्राफी हुआ, ठीक है, क्योंकि ये एकदम विदाउट एनी डाउट आंख बंद करके इसका आंसर है क्रोमेटोग्राफी। ओके, ये भी एक नॉलेज बेस्ड या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसमें क्रोमेटोग्राफी में हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं एंड देन हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं इवन फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यस ट्रू, राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। कंटिन्यूअस रेनफॉल नहीं, कभी नहीं, कंटिन्यूअस रेनफॉल होता तब तो हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देते, बट ये सब कुछ नहीं होता है। लोअरिंग इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, यदि अर्थ का टेम्परेचर घट जाता तो भी ज्यादा कंसर्न है, मगर ये होता नहीं है, उल्टा ये बढ़ जाता है, दैट्स अ वेरी बिग कंसर्न, इससे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस स्नोइंग ऑफ अर्थ, नहीं, लोअरिंग ही नहीं होगा तो स्नो कैसे होगा, बल्कि स्नो तो पिघल जाता है, ठीक है। ये जो स्नो होते हैं एंटार्क्टिक वगैरह, आर्टिक रीजन वगैरह, हिमालय वगैरह, इन सब से स्नो बहुत तेजी से मेल्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ वेदर चेंज विच इज ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा दैट इज राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये क्या होगा, राइज इन
टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइन। ऑक्साइन का क्या करेक्ट स्ट्रक्चर है? देखिए, या तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा या तो आपको नहीं पता होगा। नहीं पता होगा तो आप इसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको क्या दिखेगा, ये जो नाइट्रोजन है उसी के जस्ट बगल में क्या प्रेजेंट होगा, ये वाला OH। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइन, ठीक है ना। तो ऑक्साइन का करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, ठीक है। और ऑक्साइन बहुत काम का है हम लोग के लिए इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑक्साइन का देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, एक बेंजीन रिंग इधर, ओके, इधर एक बेंजीन रिंग है ना, और उससे जुड़ा एक और बेंजीन रिंग, नहीं एक और पिरिडीन, ओके, और यहाँ पर एक आ जाएगा OH। ऑल राइट, सो दिस वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मोल ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट इन ब्रोमेट ब्रोमाइड रिएक्शन गिव्स, ठीक है। तो जो हम लोग का एक ब्रोमेट ब्रोमाइड रिएक्शन होता है ना, ये हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देखिए उस वो रिएक्शन में क्या होता है, BrO3 माइनस प्लस 5 Br माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 3 Br2 प्लस 3H2O। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है हम लोग के पास, ब्रोमेट ब्रोमाइड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 1 मोल ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट, ये कितना मोल ऑफ Br2 दे रहा है, 3 मोल्स, ठीक है। ये 3 मोल्स ऑफ Br2 दे रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपको PYQ में मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम PYQ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यहाँ पर लिख देना 1 मोल ऑफ BrO3 माइनस गिव्स 3 मोल्स ऑफ Br2। ओके, सो ये आपके पास ऐसी कि एक गोल्डन स्टेटमेंट की तरह एक्ट करना चाहिए। ओके, इससे बहुत क्वेश्चंस आए हैं और ये आपका बहुत काम का है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज 3 मोल्स, है ना। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, phenolphthalein indicator, phenolphthalein is used as an indicator when the transition pH is in the range of, देखिए ये आपको पता होना चाहिए क्या, फेनोप्थेलिन को हम लोग किस काम में यूज करते हैं, फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन। ओके, एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग यूज करते हैं फेनोप्थेलिन को। ओके, उसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हम लोग इसे यूज करते हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका pH नियर अबाउट 7 होगा न्यूट्रल में, लेकिन हम लोग का सोल्यूशन हम लोग उसे थोड़ा सा एल्कलाइन करते हैं, इसीलिए उसका जो ये pH रेंज होता है दैट इज अबाउट 10 to 12। ओके, इसका जो pH रेंज है दैट इज 10 to 12। ओके, ये आपको पता होगा, ठीक है। यदि आपको नहीं पता है तो आप इसे कोई भी बुक से देख लेना, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप और भी कई सारे इंडिकेटर्स का देख लेना, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ठीक है, और भी कई सारे आपके पास इंडिकेटर्स आते हैं, उन सभी का pH एक बार देख लेना। ओके, नाउ गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। ओके, सो इसमें देखिए एक स्लाइट करेक्शन है। ओके, ये वाला आपका होगा pH 8 to 10। ओके, ये आपका हो जाएगा pH 8 to 10, है ना, ये स्लाइटली एसिडिक होता है। ओके, नेक्स्ट एसिड रेन। एसिड रेन किसके कारण कॉज होता है, ओके, एसिड रेन कॉज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, और सल्फर के ऑक्साइड्स, है ना। मगर ये आपको पता होगा कि एसिड रेन के कारण जो हम लोग का एटमॉस्फेरिक होता है, ठीक है, ये भी एसिडिक रहता है और इसके कारण
ये बहुत ही हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए, यहाँ तक कि ये हम लोग के लिए भी बहुत हार्मफुल है, ठीक है। यदि ये आपके स्किन के ऊपर भी आ गया तो उससे भी ये कुछ हार्म क्रिएट कर सकता है ना। सो इट यूजुअली फॉर्म्स हाई इन क्लाउड्स where sulfur dioxide and nitrogen oxides react with molecular oxygen and oxidants, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड सल्फर के ऑक्साइड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, NOx एंड SOx, ठीक है। X यानी कि इसमें कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट टॉक्सिक, ठीक है, इनमें से कौन सा फॉर्म मोस्ट टॉक्सिक है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए क्या है आपके पास CH3 Hg+, HgCl2, Hg2Cl2, Hg मेटल, ठीक है। ये कहाँ से रिलेटेड होता है? इट इज फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं मीनामाटा डिजीज, ठीक है, मीनामाटा डिजीज, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, मीनामाटा डिजीज, ठीक है। वो किसके लिए होता है? ड्यू टू मरकरी पॉइजन, ड्यू टू मरकरी पॉइजन, है ना। तो उसमें उसका जो ये मिथाइल डेरिवेटिव होता है, ठीक है, जो इसका मिथाइल डेरिवेटिव होता है दैट इज हाईली डेंजरस, ठीक है, हाईली टॉक्सिक, ओके। मिथाइल डेरिवेटिव जो इसका होता है दैट इज हाईली टॉक्सिक, ओके। सो इट विड बी मोस्ट टॉक्सिक, ओके। ये कहाँ पर पाया जाता है? जापान में इसे फर्स्ट देखा गया था, ओके, फ्रॉम मिनामेटा बी, ओके, वहां से ये नाम आया मिनामाटा डिजीज, है ना। ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 145, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड आर कंटेन्ड इन 2 ग्राम ऑफ प्योर बेंजोइक एसिड, ठीक है, इसमें इसका कितना मोल्स होता है? बहुत सिंपल है, 11th-12th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है हम लोग को? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, दैट इज N इज इक्वल्स टू जो इसका वेट गिवन है, ठीक है, इसका जो मास गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मास, ओके। यानी कि हम लोग इसे क्या करेंगे? 2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 122.1 ग्राम पर मोल, है ना। यानी कि जो हम लोग का फाइनल जो आंसर आएगा दैट वुड बी समथिंग मोल्स, ठीक है। तो कितना मोल आएगा वो हम लोग को निकालना है, यहाँ से देखिए आप, ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल हो जाता है, ओके। सो इन केस यदि ये BHU एग्जाम में ऐसे कि आया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसे लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाई 120 विच इज इक्वल्स टू 1/60, ठीक है ना। इसको हम लोग को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ओके। 2 डिवाइडेड बाई 120 विच इज इक्वल्स टू 1/60, है ना। फिर हम लोग को फर्दर इसे क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे ये 0.1 डिवाइडेड बाई 6, है ना। फिर फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका एक हम लोग के पास अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, ओके। दैट वुड बी इक्वल्स टू 0.01, ठीक है, 64 ऐसे करके आता रहेगा, ठीक है। देखिए ये आपके पास 6 है, ये 0.1 है, ठीक है, 0.0, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, देखिए 6 40 यानी कि आपको क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पर? देखिए अच्छे से, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 6 × 6 36, ओके, 6 × 6 36, यहाँ पर आ जाएगा आपका 40, ठीक है। फिर ये कैसे कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है, 1.6666, ठीक है, 0.0166, उसी से रिलेटेड हम लोग का आंसर चाहिए, देखिए 0.0166, ठीक है। इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.016666 कर करके ये आता रहेगा, है ना, इतना मोल्स, दैट इज इसके साथ अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। और ये आपको कैसे पता, मतलब ये आपको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? इसको भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी जो आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 0.01638 ऐसे कुछ आता है, ठीक है, मोल, विच वुड बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0.0164 मोल्स, ठीक है। तो हम लोग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पोटेंशियल साइट्स आर देयर इन EDTA मॉलिक्यूल फॉर बॉन्डिंग विथ मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको EDTA का शायद से स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ओके। तो EDTA का स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें होता है इथिलीन, यानी कि CH2 बॉन्ड CH2, इथिलीन डाइअमीन, यानी कि
यहाँ पर आपके पास होगा N, ठीक है, N इथिलीन डाइअमीन, ठीक है, मतलब हर एक इथिलीन CH2 ग्रुप के साथ दो दो नाइट्रोजन होंगे। फिर इसके साथ क्या होता है, टेट्रा एसिटिक एसिड ग्रुप, ठीक है, एसिटिक एसिड ग्रुप होगा, देखिए हर एक के साथ यहाँ पर एक एक CH2COOH, ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा, एक एक CH2COOH, यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा, CH2COOH, ठीक है, और जो लास्ट वाला है उसमें भी आपको क्या दिखने वाला है, CH2COOH, ठीक है, ये हम लोग का हो गया EDTA। अब जब ये कॉम्प्लेक्स करेगा, ठीक है, मेटल के साथ अपना फुल पोटेंशियल दिखा करके, तब देखिए ये कैसा फॉर्म करता है, ये कुछ इस तरीके का फॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पर एक आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलेगा। सपोज हम लोग के पास मेटल है, मे बी यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास से क्या हो जाएगा, ये जो है ये O- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, OH नहीं रह करके ये सब O- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ से मैं इन सभी को हटा देता हूँ, है ना, तो यहाँ से आपको 4 डोनर साइट मिल गए। ओके, नेक्स्ट देखिए, है ना, तो यहाँ पर देखिए ये है आपके पास इथिलीन डाइअमीन, ये इथिलीन ग्रुप, ये है डाइअमीन यानी कि 2 नाइट्रोजन, और टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, टेट्रा एसिटिक एसिड। ओके, और ये जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तब इसमें देखिए, अच्छा जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर ये 4 ऑक्सीजन आपके पास डोनर एटम्स होता है, ठीक है, तो 4 हम लोग के पास हो गए O-, और 2 आपको कौन दिखेगा, ठीक है, 2 आपको कहाँ से दिखेगा, ये जो नाइट्रोजन है इनके ऊपर भी एक एक करके लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ओके, सो दिस लोन पेयर्स विल ऑल्सो बी डोनेटेड, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास डोनेट होंगे। ओके, सो 2 आपके पास नाइट्रोजन होंगे, ओवरऑल आपके पास 6 हो जाएंगे। ओके, सो इसका जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना, ये एक ऑक्टाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें आप क्या देखेंगे, इधर हम लोग नाइट्रोजन को रख देते हैं, उसके साथ यहाँ पर एक इथिलीन ग्रुप जुड़ जाता है। ओके, और ये जो चारों के चारों है ये क्या होंगे, ऑक्सीजन होंगे, है ना, अब इनमें हम लोग को एसिटेट ग्रुप जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, CH2CO, ठीक है, CH2CO ग्रुप जोड़ना पड़ेगा हर एक के साथ, है ना, देखिए, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, हेक्साडेंटेट, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, हेक्साडेंटेट, है ना, आपको क्या दिख रहा है इसमें, 6 डोनर साइट्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा हेक्साडेंटेट। ओके, एंड ये होता है EDTA का स्ट्रक्चर, इथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हाउ मेनी पोटेंशियल साइट्स आर देयर इन EDTA मॉलिक्यूल फॉर बॉन्डिंग मेटल आयन, ठीक है, कितने पोटेंशियल साइट्स होते हैं, सो इसका आंसर हो जाएगा 6। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है, मगर ये आपके पास एक एम्बिडेंटेड लिगेंड भी है, इसके कारण क्या होता है ये आप देख कर आना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है, हार्डनेस, ठीक है, वाटर हार्डनेस इज डिटरमिन्ड बाय EDTA टाइट्रेशन आफ्टर द सैंपल इज बफर्ड टू अ pH, ठीक है, जब हम लोग को वाटर का हार्डनेस मेजर करना होता है तो वो हम लोग यूज करते, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, EDTA टाइट्रेशन का यूज करते हैं ना, तो वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो कि हार्डनेस को कॉज करता है, तो वो क्या करते हैं, EDTA के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग निकालते हैं बाई टाइट्रेशन, उसमें कितना Ca+, एंड Mg2+ है, उससे हम लोग उसका हार्डनेस निकाल सकते हैं, तो उस केस में हम लोग एक बफर यूज करते हैं, ठीक है, अमोनिया बफर, ठीक है, एक हम लोग अमोनिया बफर यूज करते हैं, तो उसका जो pH रेंज होता है इट इज अबाउट 10 के आसपास, ठीक है, 10 to 12 या 9 to 11 ऐसा इसका रेंज होता है, ठीक है, सो इट इज अराउंड 10। ओके, वो बेसिक बफर होता है। ओके, सो ये सब तो एसिडिक है ना, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट
is needed to permit removal of 99% of a solute from 50 ml of water with 25 ml extractions with toluene। ठीक है, इसका आंसर देखिए कैसे होगा, है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, दिस इज फ्रॉम एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो भी कहाँ से, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन चैप्टर से। ओके, तो इसमें एक हम लोग के पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। उसमें देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एक्वस, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन प्रेजेंट इन एक्वस लेयर, ठीक है, एफ एक्वस दिस इज इक्वल्स टू जो इसका टोटल वेट है माइनस जो ऑर्गेनिक लेयर में एक्सट्रैक्टेड हो गया डिवाइडेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, है ना, यानी कि टोटल माइनस ऑर्गेनिक वाला यानी कि एक्वस वाला, एक्वस बाई टोटल यानी कि ये उसका फ्रैक्शन हो गया एक्वस का। दिस इज इक्वल्स टू वी एक्वस डिवाइडेड बाई के डी इंटू वी ऑर्गेनिक प्लस वी एक्वस, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, जब वी एक्वस नॉट इक्वल्स टू वी ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को 25 ml दिया है ऑर्गेनिक और 50 ml दिया है एक्वस, और यहाँ पर बताया गया कि इसका हम लोग को 2 एक्सट्रैक्शन करना है। ओके, तो यहाँ पर इसे हम लोग ऊपर में 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जो टोटल वेट है, ठीक है, इसको यदि हम लोग 100 अज्यूम कर लेते हैं और ऑर्गेनिक में कितना एक्सट्रैक्ट हो चुका है, 99 एक्सट्रैक्ट हो चुका है, डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 100, दिस इज इक्वल्स टू वी एक्वस यानी कि 50 डिवाइडेड बाय के डी को यदि हम लोग x ले लेते हैं तो वी ऑर्गेनिक हो जाएगा 25 इंटू एक्स प्लस ऑफ 50, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हम लोग के पास, देखिए दिस इज 1/100, ठीक है, 1/100। इनमें से हम लोग क्या करते हैं, इसको 25 से कैंसिल आउट कर देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज अगेन 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 100, है ना। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 100, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नेगेटिव वैल्यू तो लेकर क्या ही करेंगे, ठीक है, मास का भी नेगेटिव थोड़ी ना आ सकता है, या फिर के डी का भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। ओके, के डी नेवर नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 20, यानी कि x इक्वल्स टू 20 माइनस 2 यानी इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो x दैट इज क्या हो जाएगा हम लोग का kd, ओके, kd इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। हम लोग का जो सही आंसर है दैट इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना, ये हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें देखिए क्या बता रहा है, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोएफिशिएंट, द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट यानी केडी फॉर आयोडीन बिटवीन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड वाटर इज 85, यानी कि आपको केडी का वैल्यू आपको दिया गया है 85, concentration of I2 remaining in aqueous layer of extraction of 50 ml of इतना I2, ठीक है, ये इसका टोटल वेट दिया हुआ है with 50 ml of organic solvent is, ठीक है, आपको दोनों का वॉल्यूम दे दिया गया है, ठीक है, दोनों सॉल्वेंट का, और आपको निकालना है कि कितना यहाँ से ऑर्गेनिक में, ठीक है, कितना यहाँ से एक्वस में रिमेन करेगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए KD बराबर क्या होता है, KD इज इक्वल्स टू I2 इन एक्वस लेयर डिवाइडेड बाय I2 इन ऑर्गेनिक लेयर, ओके। और ये KD का बराबर क्या होता है, KD बराबर दिया था 85, ठीक है। सो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू I2 टोटल माइनस I2 ऑर्गेनिक डिवाइडेड बाय I2 ऑर्गेनिक, ठीक है। ये हम लोग किस लिए किए, क्योंकि ये जो टोटल है I2 टोटल दिस इज गिवन, और इसको हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं x, इसको भी हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं x, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग इक्वेट करेंगे, ओके, सो 85 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10 टू द पावर -3
माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। I2 टोटल क्या था, ये 15 टू 10 टू द पावर -3। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 85x इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 86x इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। यानी कि x क्या हो जाएगा, 50 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 86। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मिलीमोल्स, ठीक है। दिस वुड बी इक्वल टू ऑलमोस्ट, ठीक है, दिस वुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.81 इंटू 10 टू द पावर 5.81 इंटू 10 टू द पावर -4 मिलीमोल, ठीक है। अब सिंस हम लोगों ने 50 ml यूज किया था, ठीक है, सिंस हम लोगों ने 50 ml यूज किया था, इसीलिए ये क्या था, ये मिलीमोल में था। हम लोग को इसे मोल्स हम लोग को इसे मोलरिटी में कन्वर्ट करना है ना, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसे मोलरिटी में कन्वर्ट करना होगा। ओके, सो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए x इज इक्वल्स टू 5.81 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 50। दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1.16 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 मोलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब यदि आप BHU का पेपर दे रहे हैं, यहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो इसको आप कैसे रफ एस्टिमेट कर सकते हैं, देखिए इसको आपको क्या करना है, 50 को बना दीजिए 48, 80 को बना दीजिए, सॉरी 86 को बना दीजिए 80। ओके, सो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, 8 10 80 और 8 6 48। ओके, सो यहाँ से आप क्या करेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई क्या था, 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर -4 अप्रॉक्स आ जाएगा। इसको फिर आप डिवाइड बाई 50 करेंगे, है ना, 50 करेंगे तो ये फिर ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। और 6/5 क्या हो जाता है, मतलब 6/5 आपके पास आ जाएगा करीब करीब 1.2, ठीक है ना, 12 इंटू 5 होता है 60, ठीक है। तो 6/5 आपके पास आ जाएगा करीब करीब 1.5। ओके, सो फाइनली जो आपका इसका आंसर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5, है ना, विच इज वेरी क्लोज टू दिस आंसर, ठीक है, 1.16। इसको भी यदि आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास ऐसा ही कुछ आंसर आएगा, है ना। तो ऐसे करके आपको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करने के बाद भी आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होता है हम लोग के पास, दैट इज 1.16 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कहाँ से है, फ्रॉम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर से हैं, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन खत्म। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 2015 का BHU PET केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। तो आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस एकदम लास्ट तक देखने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।